हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सेमेस्टर 1 के क्लास में। जो बच्चे अभी क्लास 12th पास आउट हैं, 2026 में एग्ज़ाम लिखे पास किए हैं, वो झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अभी चांसलर पोर्टल ओपन भी है और आप अपना एडमिशन करवाने के लिए तैयार हैं। चाहे झारखंड के जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसमें कॉमर्स वाले बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं, उनका मेजर पेपर, चूँकि 7 सब्जेक्ट आपको चुनना है, सारे यूनिवर्सिटी में सेम नियम है। और आपको सातों सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन कर दिया था, क्या क्या सब्जेक्ट अभी बता भी देंगे। और सातों सब्जेक्ट में से जो फर्स्ट पेपर है, मेजर पेपर, जो जिसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, उसमें सारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस सेम है। सेकेंड यूनिट से सिलेबस अलग अलग है, सब सारे यूनिवर्सिटी का। इसलिए आप देखिएगा हर यूनिवर्सिटी का मैंने अलग से कोर्स बना दिया कि जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस जैसा, उसका क्लास भी उसी हिसाब से होगा और उसका सिलेबस अलग से दिखेगा। लेकिन यूनिट 1 जो है सारे यूनिवर्सिटी में एक जैसा है। तो अभी हम लोगों का यूनिट 1 का कम से कम 15 से 20 क्लास जाएगा, और ये 15 से 20 क्लास सारे बच्चों के लिए, सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक साथ पढ़ना है। सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। तो मैं पहले 7 सब्जेक्ट आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आप 7 सब्जेक्ट आपको चुनना है, और फिर मैं शुरुआत करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर। इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग सिलेबस भी डिस्कशन कर दिए थे। सिलेबस भी सारे यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे करके जा रहा है। अभी विनोबा यूनिवर्सिटी का, बीबीएम का, धनबाद का और रांची यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर चुके हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का भी हम लोग जल्दी डाल देंगे अपने इसी चैनल पे, तो जिस चैनल में आप देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका सब्जेक्ट है मेजर पेपर, एमजे। जो ऑनर्स पेपर होता है उसको मेजर पेपर बोलते हैं। दूसरा पेपर है एमएन, माइनर पेपर। हालांकि माइनर पेपर का अब नाम एसी पेपर हो गया है। एसी का मतलब होता है एसोसिएटेड कोर, मेजर के साथ जो एसोसिएट होगा। 2 पेपर, ये दोनों आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपको चुनना पड़ेगा। तो आपका कॉमर्स है तो कंपलसरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, ये भी कंपलसरी है। अब आर्ट्स वाले बच्चे का अपना हो, कॉमर्स में कंपलसरी रहता है। तीसरा पेपर है बीएसी पेपर। चौथा पेपर है एमडीसी पेपर। और सबके बारे में हमने वीडियो में पूरा डिटेल दिया है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस भी डिस्कस किए हैं, इसका एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस किए हैं। आईकेएस पेपर आता है, एसईसी पेपर आता है, और 7 नंबर में एईसी पेपर है। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हम लोग जो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मेजर पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सारे यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर सेमेस्टर 1 के अंदर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना उसमें थोड़ा चेंज कर दिया। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से सिलेबस डिजाइन किया है, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो यूनिट 1 का सिलेबस सब में होगा, सारे यूनिवर्सिटी में जो होगा वो सेम है। सारे यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 का सिलेबस सेम है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। नाम कुछ भी लिखा रहे, पढ़ना वही है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट, वो सिलेबस पूरा यहाँ पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हुए हैं, तो उनको भी यहाँ पे बताना है कि इंट्रोडक्शन क्या है अकाउंटिंग का, वहाँ भी बताएंगे। जो बच्चे कॉमर्स से ही कॉमर्स में आए हैं वो भी 11th क्लास में पढ़े थे, लेकिन बहुत सारा चीज़ें जो भूल गए होंगे, तो एक बार रिवाइज कराएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कराएंगे, जो हम लोगों को पेपर 1 में पढ़ना है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन, बाकी पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका मेजर पेपर क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और हम लोग जिस मेजर पेपर को पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, उसके इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यूनिट 1 के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर 1। याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन का, याद रखिएगा। इस तरह से लगातार लेक्चर जाएगा। जो बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एप्लीकेशन में कोर्स खरीदने से पहले डेमो देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे ये डेमो डाला हुआ है। हालांकि ये एप्लीकेशन में भी ये डेमो रहेगा, ये एप्लीकेशन में भी डेमो रहेगा और यूट्यूब पे भी डेमो रहेगा। आप डेमो क्लास देखिए और आराम से आप हमारे एप्लीकेशन पे कोर्स खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे, हमने बहुत सारे वीडियो बना के बता दिया है। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो मेरा दिया हुआ नंबर देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो छोटा सा मैं फिर से 2 लाइन बता देता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, OTP सबमिट करना है। उसके बाद कुछ डिटेल भरने के लिए आएगा, उसको भर के सबमिट कर दीजिएगा तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको कैटेगरी पूछेगा, जिसमें आपको ऑल यूनिवर्सिटी चुनना है। ऑल यूनिवर्सिटी का कैटेगरी चुन के सेव कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं, पेड वीडियो कोर्स में जाइएगा तो आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगा, आप अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा, फिर सेमेस्टर पूछेगा।
अपना सेमेस्टर चुनिएगा तो आपको कोर्स दिख जाएगा। तो इस तरह से आप वहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर डाला हुआ, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना आज अकाउंटिंग के बारे में। तो बताइए अकाउंटिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखांकन, होता क्या है। हम इसके पूरे इतिहास की बात करते हैं। हम लेखांकन क्या होता है वो तो बाद में बताएंगे, पहले आप लोग मुझे बताओ कि लेखांकन का जरूरत कब से पड़ा। लेखांकन का छोटा सा अगर मीनिंग, पूरा मीनिंग नहीं बता रहे, छोटा सा बता रहे। लेखांकन मतलब होता है बिजनेस के लेन देन को लिखने का तरीका। बिजनेस के लेन देन को लिखने का तरीका। कैसे आप बिजनेस के लेन देन को लिखेंगे, हिसाब लिखना जिसको बोलते हैं, वही अकाउंटिंग है। सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग का मतलब जरूरत कब पड़ा, कब से लोग सवाल लिखना मतलब हिसाब लिखना शुरू किया होगा। कोई भी बिजनेस में लेन देन होता होगा तो हिसाब लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। तो कब से ऐसा हुआ है कि लोग हिसाब लिखना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जब ये दुनिया बनी होगी और जब यहाँ लोग रह रहे होंगे और व्यापार का काम हो रहा होगा, तब भी हिसाब किताब लिखा जाता होगा। अब चाहे भाषा अलग होगा, लिखने का तरीका अलग होगा, लेकिन हिसाब तो जरूर लिखा जाता होगा। ये सर नो। तो जब हिसाब लिखा जाता है तो क्या वो सिस्टम आज अगर लगा देंगे, जो आज से 4000 साल पहले था, आज वही सिस्टम भारत में अगर लगा देते हैं तो क्या लगता है आज सूटेबल होगा। समय बदलता है, सिस्टम थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है। जैसे जैसे समय बदला, सिस्टम लिखने का चेंज होता चला गया। आज दुनिया में कितने सिस्टम है लिखने के, कितने तरीके से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग का मीनिंग लिख लेते हैं, फिर बताते हैं सिस्टम कितने हैं अकाउंटिंग के। इस दुनिया में बिजनेस के लेन देन को लिखने के कितने तरीके हैं। अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया। लेखांकन का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के लेन देन को लिखने का तरीका। ये तो छोटा सा परिभाषा हुआ है सर, बड़ा परिभाषा इसका है। अकाउंटिंग का खाली क्षेत्र यही नहीं कि बिजनेस के लेन देन को लिख दीजिए, लिखने के अलावा बहुत सारा काम करना है। तो पूरा डेफिनेशन लिखवा देते हैं। सबसे पहला लाइन हम लोगों को लिखना है, पहले इसको समझ लीजिए। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस सीखना है तो बिजनेस का लैंग्वेज सीखिए, और बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। जब तक आप बिजनेस का लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, दैट मीन्स अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, आप बिजनेस नहीं सीख सकते। आप कैसे सीखिएगा बिजनेस, बिजनेस किसको बोलते हैं कि 10 में खरीदो और 15 में बेचो, 5 का प्रॉफिट, ये तो आप बचपन से जानते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ बिजनेस सीखने थोड़ी आए हैं। 10 में खरीद के 15 में बेचेंगे तो 5 का प्रॉफिट या बचपन से जानते हैं। इसका मतलब आप इसके लिए नहीं सीख रहे हैं, आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि हम बिजनेस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिजनेस को अगर समझना है बढ़िया से और जानना है तो बिजनेस के लैंग्वेज को समझना होगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग, फिर ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेस को कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो पहले उसके लैंग्वेज को समझिए, और बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग। तो फिर से हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और नीचे एक और लिखिए, ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, या मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मुद्रा लेखांकन की भाषा है। कोई दिक्कत है, ठीक से समझिएगा। एकदम जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से। ये मान रहे हैं कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं 11-12 में, क्योंकि बहुत बच्चे साइंस वाले भी तो इसमें आए हैं। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग, नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम लोग पहले ये तो जान लें कि अकाउंटिंग क्या है, फिर जानेंगे उसके अंदर कितने ब्रांचेज है, तब आपको हम लेके जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अभी आपका सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे भी नहीं। जब तक आप पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को नहीं समझेंगे तो नीचे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कैसे समझेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, हम पहले अकाउंटिंग समझाएंगे। अकाउंटिंग के अंदर 3 ब्रांचेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तब आपको बताएंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट आप क्यों चुने। आप अलग दुनिया में घुस गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग दुनिया है, एक दरवाजा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, वो अलग दुनिया है।
और एक दरवाजा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाते तो अलग ही दुनिया में घुस जाते, और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ पे अलग दुनिया है। तो आप चुने हैं कौन सा अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो भाई इस दुनिया को पहले समझेंगे क्या इसमें करना होता है, क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग, देन आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी आपका सिलेबस स्टार्ट होने से पहले हम बेसिक बता रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या बताए थे? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को लिखने का तरीका। अभी परिभाषा बताएंगे। अभी आप ये बस इतने याद रखना कि अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को बिजनेस सीखना है तो उसे क्या सीखना होगा? अकाउंटिंग सीखना होगा। अगर हिसाब किताब आता है, बिजनेस के लेन देन को लिखने का तरीका पता है तो उसको बिजनेस पता है। यस और नो? अब सवाल है सर हिसाब किताब लिखने का तरीका किसको पता है? जिसको रुपया पैसा पता है। अगर आपको मनी का नॉलेज नहीं रहेगा तो लिख लीजिएगा हिसाब, और जब हिसाब का नॉलेज नहीं रहेगा तो बिजनेस कर लीजिएगा। तो फिर से बताइए, मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब सबसे पहले आपको रुपया पैसा का नॉलेज होना चाहिए। रुपया पैसा का नॉलेज रहेगा तो अकाउंटिंग का नॉलेज आप ले सकते हो, और जब अकाउंटिंग का नॉलेज रहेगा तो आप बिजनेस कर सकते हो। यस और नो? बार बार ये बात क्यों बोल रहा है कि अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तभी बिजनेस कर सकते हैं? क्या जिस व्यक्ति को अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बिजनेस करते नजर आ जाएंगे जो बोलेंगे हमारा परदादा से चल रहा है। ग्रोथ नहीं सर। बोलता है ना, 3-4 पीढ़ी से धंधा चल रही है। मेरा काम 3-4 पीढ़ी का है। अरे भाई मुकेश अंबानी का दूसरे पीढ़ी है, आपसे तो बहुत रईस है, आप तो अभी भी कंगाल है यार। तो 4 पीढ़ी से धंधा करने के बाद तुम इस स्थिति में हो। अब मुकेश अंबानी की दूसरा पीढ़ी है, धीरू भाई अंबानी, उसके बाद मुकेश अंबानी। और वो कितना वो अमीर आदमी बन गया, क्या अंतर होगा दोनों? अब बोलोगे सर वो बहुत रुपया वाला आदमी। नहीं, उसके बाबूजी जब धीरू भाई अंबानी स्टार्ट किए थे, कितना में स्टार्ट किए थे? 12,000 रुपये लगा के स्टार्ट किए थे। से केवल 12,000 था उसके पास। तो 12,000 तो उस समय में बहुत लोगों के पास होगा। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट भी किए होंगे 12,000 लगा के, लेकिन वो वहीं के वहीं रह गए और ये इतना आगे निकल गया। इसके पीछे क्या है कारण? ऊपर वाला इसको बहुत आशीर्वाद दे के भेजा था? नहीं, क्या कारण होगा? इसके पास कोई चैलेंजेस नहीं आए होगा, कोई परेशानी इसको नहीं हुई बिजनेस स्टार्ट करने में। क्या प्रॉब्लम है? तो अंतर यही है कि ये बिजनेस में लिखने, हिसाब समझा, प्रॉफिट लॉस समझा। हम आपको बताते हैं बहुत बिजनेसमैन समझता ही नहीं इस चीज को, और नहीं समझेगा तो ग्रोथ नहीं दिखेगा, समझेगा तभी ग्रोथ दिखेगा। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक बुक दुकानदार, देखिएगा जनरली कोई नहीं समझता, आप गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल देते हैं तब समझ पाएगा। एक बुक दुकानदार 500 रुपये का किताब था। कितने का था? 500 रुपये का किताब था और उसको 450 में मिला था। तो 10 किताब लाया वो, कितने, किस रेट से? 450 रेट से 10 किताब, कितना लगा दिया? 4500। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? 450 रेट में खरीद के लाया, किताब कितने का था? 500। उसका 9 किताब बिक गया। 9 किताब क्या किया? ये कॉस्ट लगा, 10 किताब खरीद के लाया 4500 में, और वो मतलब 450 का जो किताब था उसको 500 में बेचा, 50 रुपये किताब पर प्रॉफिट कमाया। उस हिसाब से 9 किताब बेच दिया, और एगो किताब स्टॉक में फंस गया, नहीं बिक पाया। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? देखिए, लेकिन एक बात बताइए, जो एक बुक बचा है ना उसको ध्यान भी नहीं है, क्योंकि हर दिन उस सब बुक आ रहा है। कोई स्पेशल राइटर का मान लो डीके गोयल का बुक था, तो वो दूसरा भी तो साइंस आर्ट सबका बुक आ रहा है, बुक बिक रहा, आ रहा है, बिक रहा, आ रहा है, बिक रहा है, कुछ कुछ स्टॉक में फंस जा रहा है, उसको ध्यान भी नहीं कि उतना स्टॉक बच गया। समझ गए? अब फंसता चला जा रहा है। बताइए इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लेते के बराबर नहीं पड़ गया। तो अगर लिखेगा तब समझ में आएगा कि ना यहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब हम ज़्यादा बुक नहीं मंगाएंगे, मेरा स्टॉक फंस रहा है। हम उतना ही मंगाएंगे जितना हमारा सेल होगा। कोई दिक्कत है? हो सकता है अगर इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है या ज़्यादा सेल करने का कैपेसिटी नहीं है, तो कस्टमर को बोलता है कि आप हमको पहले एडवांस दे दीजिए, हम मंगवा के आपको दे देते हैं। पैसा आप दे के चले जाइए, हम आपको मंगवा के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी वो नहीं है। कहीं कहीं कोई दिक्कत? इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यही बात आपको समझना है कि बहुत बार ऐसा, या हो सकता है अगर 8 ही बिकता तब क्या होता? तो 4,500 का लॉस है कि नहीं? क्या हुआ, कमाए कि गवा दिए? गवा दिए। तो हमको ये भी पता चलना होगा, करना होगा कि हिसाब सही से जानकारी होना चाहिए। क्या पता चला इसमें, क्या गड़बड़ी हुआ हिसाब का? बताइए इसमें क्या, कौन सा गड़बड़ है? स्टॉक का। हमको ये अंदाज़ा नहीं लग पाया कि मेरा कितना स्टॉक बिकेगा। हम ज़्यादा सामान मंगा दिए जिसके कारण मेरा पैसा फंस गया। यस और नो? अगर हम 8 पीस मंगाए होते तो आज प्रॉफिट कमाते कि नहीं कमाते? अरे 400 रुपये कमाते ना 8 पीस बेचते, तो 8 पीस बेचते 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी 8 पीस बेचते 450 के हिसाब से खरीदे, 500 के हिसाब से बेचते 4,000, और इसको करेंगे तो 400 रुपये का हमारा मार्जिन हो जाता।
लेकिन हम नहीं कमा पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने गलत स्टॉक वैल्यूएशन कर लिया, स्टॉक का मूल्यांकन सही नहीं किए, ज़्यादा स्टॉक मंगा लिए, जिसके कारण हम लॉस में चले गए। अगर स्टॉक कम होता तो हमारा प्रॉफिट होता। यहाँ क्या गलती हुआ? स्टॉक ज़्यादा हो गया, 2 पीस हम एक्स्ट्रा मंगा लिए, शायद हमारा बिक्री नहीं था उतना, और हम 2 पीस एक्स्ट्रा मंगा लिए, जिसका नतीजा हम भुगत रहे। तो यही है बिजनेस में अकाउंटिंग। तो फिर से याद रखिएगा, सबसे पहले मनी इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई दिक्कत है? अब अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन लिखो, यही समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन। बोल क्या रहा है? लेखांकन लेखांकन व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों, मौद्रिक प्रकृति के लेन देनों को लिखने, रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? लिखने। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करने। समराइजिंग का मतलब होता है सारांश तैयार करने। विश्लेषण करने। कॉमा निर्वचन करने। तथा संप्रेषण करने की कला है। ठीक से समझिएगा, एक चीज को समझिएगा। इतना बड़ा लंबा परिभाषा, जबकि हम लोग याद रखते थे कि अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग कल ही नहीं होगा, अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग तो होगा ही होगा। यानी जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखेंगे। जैसे राम का हो रहा है तो राम का जितना रिकॉर्ड हुआ है सारा एक जगह लिखा जाए, श्याम का सारा एक जगह लिखा जाए, कैश का सारा एक जगह लिखा जाए, बैंक का सारा एक जगह लिखा जाए। उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्यों ऐसा करेंगे हम? रिकॉर्डिंग में सबका खिचड़ी मिला हुआ है, हमने क्या किया, उसको सेपरेट सेपरेट बना दिया। उसमें से राम का अलग, श्याम का अलग, गणेश का अलग, महेश का अलग, दिनेश का अलग सेपरेट कर दिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब राम के बारे में जानकारी लेना हो तुरंत आपको मिल जाएगा, क्योंकि राम का सारा हिसाब एक जगह। क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा समराइज करेंगे, यानी जितने खाते बने हैं, जितना वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है, सबको समराइज एक जगह पे समरी बना कर रख देंगे, ताकि ढूंढने में दिक्कत न हो, आसानी से मिल जाए। यहाँ तक तो समझ में आ गया सर कि रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइजिंग करेंगे। एनालाइजिंग क्या होता है? तो ये सीए का काम है। जब हम अपना हिसाब लिख लेंगे, उसको समराइज मतलब क्लासिफाई कर देंगे अलग अलग, राम का अलग, श्याम का अलग, गणेश का, सब अलग अलग कर दिए। फिर सारे खाते को, जितना खाता बना है सारे खाते को एक जगह लिख दिए, उसको बोलते हैं समराइज करना। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हम जाएंगे और बोलेंगे सर हमारा, मान लो हम अपने ट्यूशन की बात कर रहे हैं कि लगातार हम पिछले 5 ईयर्स की बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं। वही 400 बच्चा पढ़ रहा था, वही 400 बच्चा अभी भी पढ़ रहा है। क्या ऐसे ज़िंदगी चलेगी हमारे लिए? बिजनेस का ग्रोथ ऐसे चलना चाहिए या ऐसे चलना चाहिए? ऊपर होना चाहिए ना।
हमारा ऊपर नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना जितना बुद्धि विवेक पैसा है सब लगा रहे हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए? अपने खाते को लेके, हिसाब किताब को लेके किसी सीए के पास जाएंगे या किसी एमबीए वाले के पास जाएंगे, यस और नो, कि सर आप हमको मदद करो कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो वो क्या मांगेगा? वो मांगेगा ये रिपोर्ट कि आप रिकॉर्डिंग किए हैं, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग, वो हमको दे दीजिए। हम एनालाइज करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आपकी बिजनेस में क्या कमी ऐसा है जिसके कारण आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। उसको बोलते हैं एनालाइज करना, समझ गए? जब वो डिटेल स्टडी करेगा तो उसको कुछ ना कुछ बात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ मेरे तरह लिए पॉजिटिव अच्छा बात मिलेगा, कुछ मेरे लिए नेगेटिव बात भी मिलेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जब वो एनालिसिस करेगा तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, उसको समझने का प्रयास करेगा कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों, उसको समझने का प्रयास करना को बोलते हैं इंटरप्रेट करना। और जब वो समझ जाएगा फिर कम्युनिकेट करेगा आपके साथ कि ये समस्या है, यही इसका निवारण है। डॉक्टर क्या करता है? ही नहीं करता है। देखिए डॉक्टर यहाँ शुरू करता है काम, इससे पहले ये सब ब्लड टेस्ट वर्क करने वाला करता है, रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइजिंग। डॉक्टर एनालाइज करता है आपकी रिपोर्ट को, एनालाइज करने के बाद कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज आती है, उसको समझने का प्रयास करता है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करता है कि क्या हो सकता है यहाँ पे। और जब वो समझ पाता है कि ये प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन ये दवा हो सकता है, तो आपके साथ कम्युनिकेट करता है कि नहीं कि ये प्रॉब्लम है, ये दवा आप खाइए ठीक हो जाएगी, यस और नो। तो यही अकाउंटिंग के अंदर फिर से रिपीट करें। अच्छा ये पूरा जो होगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन का होगा? तो जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी में जिसको मेजर कर सकते हैं, यानी वैसे ट्रांजेक्शन जिनको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, वैसे ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग भी होगा, रिकॉर्डिंग भी होगा, क्लासिफिकेशन भी होगा, समराइजिंग भी होगा, एनालाइजिंग भी होगा, इंटरप्रिटेशन भी होगा और कम्युनिकेशन भी होगा। ये सारा का सारा काम उसी ट्रांजेक्शन्स का होगा जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर किया जा सकता है, जिसको पैसे के रूप में माप सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? समझ में आ गया? अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्डिंग का काम तो बुक कीपिंग के अंदर आता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस अभी बताएंगे, बुक कीपिंग के अंदर आता है, याद रखिएगा। सबसे पहला प्रोसेस काम होता है बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफिकेशन जो है और समराइजिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो अकाउंटिंग के अंदर लिखना नहीं, लिखना तो बुक कीपिंग के अंदर आता है, बुक कीपिंग पहले होता है फिर बाद में अकाउंटिंग होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यही प्रोसेस है पूरा अकाउंटिंग का। नहीं, पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग का मतलब है इतना सारा काम एक साथ करेंगे। बिजनेस के लेन देन को लिखेंगे भी, उसका वर्गीकरण भी करेंगे, उसका समराइजिंग भी करेंगे, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन भी करेंगे। और कौन से लेन देन का? जिसको पैसे में माप सकते हैं, जिसको पैसे के रूप में हम लोग मेजर कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अब चलते हैं प्रोसेस का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलते हैं हम लोग प्रोसेस में कि क्या है प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता होगा बताइए? सबसे पहले ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन समझते हैं, बिजनेस में लेन देन। लेन देन के बाद क्या बनता है? बुक कीपिंग। लेन देन के बाद क्या होता है? बुक कीपिंग। पुस्त पालन। बुक कीपिंग के बाद क्या होता है? अकाउंटिंग, लेखांकन। कहीं कोई दिक्कत? अकाउंटिंग के बाद क्या होता है? अकाउंटेंसी। लेखा शास्त्र। कोई दिक्कत है? और इसके बाद क्या होता है? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग। कोई दिक्कत है इस चीज को? ध्यान रखिएगा, ऑडिटिंग। इसके बाद क्या होता है? ऑडिटिंग के बाद जब ऑडिट कोई करेगा तो रिसर्च होता है, अनुसंधान। ये है हमारा पूरा प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या काम करना है?
ट्रांजैक्शन होता है, अब ये जानते ही हैं बिजनेस है तो ट्रांजैक्शन सबसे पहले होगा। ट्रांजैक्शन का क्या होता है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद क्या होता है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद क्या होता है? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के बाद क्या होता है? ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद क्या होता है? रिसर्च। और यही प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस घूमता रहता है, चलता रहता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद बुक कीपिंग। यानी हम लोगों को ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग के अंदर आप लोग जो बनाते थे ना, अगर कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो आप एक चीज बनाते थे जिसका नाम था जर्नल। जर्नल बनाते थे ना, वही बुक कीपिंग है। जर्नल बनाने को ही क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अब इसके बाद यहाँ अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या बनाते थे याद कीजिए, तो लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, याद है? ये सब आप अकाउंटिंग के अंदर करते थे, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट समझते हो ना? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बनाते थे। उसके बाद अकाउंटेंसी का काम आता है। अकाउंटेंसी में क्या करते हैं भाई? तो चलिए एक करके ध्यान दीजिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, देखते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में है कि नहीं, पैसे के रूप में इन्वॉल्व है कि नहीं, इसमें पैसा है कि नहीं है, इन टर्म्स ऑफ मनी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मनी में है या नहीं है, सबसे पहले। उसके बाद उसका क्या होगा? बुक कीपिंग होगा, उसका बुक कीपिंग करेंगे ना, रिकॉर्डिंग करेंगे। बुक कीपिंग के बाद यानी जर्नल बनाने के बाद हमारा शुरू क्या होता है? अकाउंटिंग, जहाँ पे लेजर करना है, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाना है। अकाउंटिंग के बाद हम लोग अकाउंटिंग, यानी ये कंप्लीट हो गया, अकाउंटेंट ये काम कर दिया। फिर ये सीए करता है, यहाँ पे चेक करते हैं कि रूल्स रेगुलेशन सही है या नहीं, ये काम सीए का है। हालांकि सीए ये करता है, लेकिन ये भी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो पूरा अकाउंटिंग किया हुआ है वो रूल्स के अनुसार ठीक है कि नहीं, सिस्टम के अनुसार ठीक है कि नहीं, कंसेप्ट के हिसाब से ठीक है कि नहीं, कॉन्वेंशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ हम चेक करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। और जब अकाउंटेंसी में हम चेक कर लेते हैं तब सीए के पास भेजते हैं ऑडिट करने के लिए। ये काम सीए का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ऑडिट। जो भी सीए बनता है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, वो सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है। किसका करता है? ऑडिटिंग का। जब वो अपना ऑडिट करके रिपोर्ट दे देता है तो उसके रिपोर्ट के आधार पर मार्केट में कुछ रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करके आपकी कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है, याद रखना है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। कहीं कोई कन्फ्यूजन? सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, समझ में आ जाएगा? पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको दे दिया गया कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया गया। कहीं कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत होना चाहिए प्रोसेस में। सबसे पहले इसको आप ये भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग का। ध्यान रखिएगा, बुक कीपिंग सबसे छोटा यूनिट है। बुक कीपिंग क्या है? सबसे छोटा, नहीं सबसे छोटा ही काम है। ये कौन करेगा? जूनियर कलर करेगा। थोड़ा इससे बड़ा होता है अकाउंटिंग। पूछेगा सबसे बड़ा एरिया किसका है, और सबसे बड़ा किसका होता है? अकाउंटेंसी। आप बताइए कि सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? बताइए सबसे बड़ा एरिया किसका होता है? बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, या अकाउंटेंसी का? अकाउंटेंसी का बड़ा है ना। उससे छोटा किसका होता है? अकाउंटिंग। और सबसे छोटा कौन है? अच्छा, बुक कीपिंग करने के लिए ज़्यादा नॉलेज का जरूरत है? नहीं, कम भी नॉलेज रहेगा बुक कीपिंग कर लोगे। इसके लिए कम से कम बीकॉम पास होना चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा और नॉलेज होना चाहिए। ये सीनियर स्टाफ करेगा, ये उससे जूनियर करेगा, सबसे जूनियर बुक कीपिंग करेगा। समझ गए? तो पूछा जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है बुक कीपिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कंप्लीट होगा, बोलता है कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट। याद रखिएगा, इस चीज़ को बोला जाता है यहाँ पे कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगा, where bookkeeping ends accounting start, accounting start। दूसरा, where
अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी स्टार्ट। और तीसरा वेयर अकाउंटेंसी एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट। ये तीनों चीज याद रखना, जहां बुक कीपिंग खत्म होगा अकाउंटिंग स्टार्ट होगा, जहां अकाउंटिंग खत्म होगा अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, जहां अकाउंटेंसी खत्म होगा ऑडिटिंग स्टार्ट होगा। ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। तो रिलेशनशिप समझ में आ गया। तो ये आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में हमने बताया। अभी हम ध्यान रखना आपके बुक में नहीं पहुंच पाए, अभी कहाँ पहुंचे, अभी अकाउंटिंग। अभी टाइम लगेगा, अकाउंटिंग से आगे बढ़ेंगे तब बुक आपके बुक में पहुंचेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज है। बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप नहीं समझ सकते हो। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग पहले पढ़ा रहे हैं, फिर बिजनेस समझाएंगे। दूसरा, अकाउंटिंग जो है बिजनेस का लैंग्वेज है, लेकिन अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है, तो पैसा है। अकाउंटिंग समझने के लिए रुपया पैसा समझना होगा। हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी दे दिया कि अकाउंटिंग के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, समराइजिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन होगा उसका। और साथ ही साथ हमने आपको प्रोसेस भी बता दिया कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन के बाद बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद रिसर्च। इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझा दिया रिलेशनशिप में कि सबसे पहले छोटा कौन है, बुक कीपिंग, उससे बड़ा अकाउंटिंग और सबसे बड़ा अकाउंटेंसी। याद रहेगा। एक बच्चा कमेंट करके पूछ रहा है सर ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। ऑडिटिंग का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही होता है ऑडिट करना। जो भी खाता बही बनेगा ना उसमें ऑडिट करेगा सीए। ऑडिट मतलब जांचेगा कि आप सही बनाए कि गलत बनाए। यानी हर बड़ी कंपनी को अपना हिसाब एक साल में लिख के 31 मार्च के बाद उसको ऑडिट कराना जरूरी है सीए से। और सीए जाके चेक करता है। एक बजे अकाउंटेंट लिखा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा, दोनों में अंतर है ना। तो सीए चेक करेगा और जब चेक करके सिग्नेचर करके दे देगा कि हमने सब कुछ सही पाया, तो फिर आपकी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करके अपना एक सर्टिफिकेट आपको देगा। तो चेक कराना सीए से वही कहलाता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, सीए से अपने हिसाब किताब को चेक कराना। कहीं कोई दिक्कत। तो आज हम लोग यहीं रखेंगे लेक्चर 1 में। अगले क्लास में लेक्चर 2 देखेंगे। आप लोग इंतजार कीजिए। और जो लोग यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट में अपना राय जरूर रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके मन में मेरे बारे में विचार आता है उसको लिख दीजिएगा। मेरे पढ़ाने के बारे में पर्सनल विचार मत लिख दीजिएगा। पढ़ाने के बारे में जो भी लगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी लिखिए, नहीं लगा तो भी लिखिए। जरूर अपना आप कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि आपका कमेंट हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। वहाँ से हम लोगों को पता चलता है वो पावर बूस्टर है, अच्छा है या खराब है। दोनों हम लोगों का अगर खराब है तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपने को, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।